हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ ज्ञान एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि कुंडली कैसे देखी जाती है और एक कुंडली का प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कुंडली को समझा कैसे जाता है, कुंडली को कैसे प्रिडिक्ट करना है, उसकी लाइफ में किस तरह के इवेंट्स आएंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिड लाइफ कैसी है, संतान के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी संतान होंगी, मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा। ये सारी चीज़ें मैं मोस्टली आपको लगन से ही देख के बता दूंगा। और किस तरह के उसके चार्ट में योग हैं, राजयोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज मैं आपको इस चार्ट में एक ओवरव्यू दूंगा कि कुंडली कैसे देखी जाती है और इसमें जो थ्योरी जो यूज़ होगी, जो भी इसमें तथ्य यूज़ होंगे, उनका जो कहाँ से आपको रीड करना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले स्टडी करनी पड़ेंगी कि कुंडली के कौन से भाव होते हैं, किस भाव से क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मैं शॉर्ट में आपको चार्ट एनालिसिस में समराइज कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, गोचर कैसे देखना है, तो उसके लिए आप मेरी सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट kyastrology.in पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। 530 रुपीज़ की बुक है और आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने मेरी बुक को परचेज किया है, ख़रीदा है और अपनी नॉलेज को एनहेंस किया है। और मेरी बुक के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के प्रेडिक्शन भी किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बुक से, जो कि ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और ये बुक को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा भी की कि मैंने इस तरह की लाइफ में बुक नहीं देखी है, बहुत सिंपल तरीके से लिखी हुई है। कुछ लोगों ने इस तरह के भी रिव्यूज़ दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक देख सकते हैं। एक हमारा यूट्यूब का स्टूडेंट है जिसने इस तरह का कमेंट किया। आई होप उसको बुक बहुत अच्छी लगी। और चलिए बात करते हैं कि कुंडली किस तरह से देखनी है। और आज मैं एक लड़की का चार्ट लिया है। ये लड़की का चार्ट मैंने देखा था आज से 10 दिन पहले। इसके बारे में चलिए बात करते हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्या है इसके चार्ट में, किस तरह के परिवार में इसने जन्म लिया और किस तरह की इसकी मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, संतान कैसी है, इसका टेम्परामेंट कैसा है, इसका मतलब मेंटल स्टेटस कैसा है और बाकी की चीज़ें कैसी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन का चार्ट है, क्योंकि लगन में 3 नंबर रखा है। जो पहला हाउस होता है वही हमारा लगन है और वो हमारा पहला खुद का घर होता है, पहला घर, जहाँ से इंसान की पर्सनैलिटी, नेचर, स्वभाव, ये सारी चीज़ें हमें आइडिया लग जाती हैं। और मिथुन लगन का चार्ट है, ठीक है। तो पहले घर हमारा खुद का घर होता है, 5वां घर हमारी संतान का होता है, 9th हाउस हमारे पिता का होता है, भाग्य का होता है, 4th हाउस सुख सुविधाओं का होता है और माँ का घर माना जाता है। तो ये मैंने मेन इम्पोर्टेंट हाउसेस बताए कि आपका पहला घर है, 5वां घर आपकी संतान का है, लव लाइफ का है, एजुकेशन का है, रोमांस का है, और आपके 9th हाउस जो है पिता का घर माना जाता है। और पति का जो घर होता है, स्पाउस का जो घर होता है, वो 7th हाउस होता है। जनरल मोस्ट ऑफ केसेस में 7th हाउस का लॉर्ड मारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो एक पति का घर है, वो एक पराया इंसान हमारी लाइफ में एंट्री करता है। इसीलिए पति जो है, या स्पाउस कह लीजिए, पति या पत्नी जिसका भी चार्ट हो, 7th हाउस का लॉर्ड मोस्ट ऑफ केसेस में मारक इसलिए बनता है क्योंकि वो हमारे स्टार्टिंग से परिवार का हिस्सा नहीं होता है। जब शादी होती है तब हमारी लाइफ में वो पार्टनर आता है, वो किसी दूसरे परिवार का हिस्सा होता है, फिर वो हमारे परिवार से जुड़ता है। तो एक्चुअल में वो हमारे लिए कितना लाभकारी है, वो इंसान कितना फेथफुल है, इसीलिए उसको मारक ग्रह की कैटेगरी में छोड़ के रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड भी योग कारक ग्रह बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा, इसी चार्ट में बताऊंगा। जो नेचुरल जो रिलेशंस हैं, जिनसे हमारी ब्लड बॉन्डिंग है, जैसे कह सकते हैं,
वो हमारे माँ हैं, पिता हैं, और यही दो मेन रिश्ते हैं, और हमारी संतान, ठीक है, तीसरा रिश्ता। तो ये लोग हमारे कभी शत्रु नहीं हो सकते। हमारी माँ हमारा कभी अहित नहीं कर सकती, पिता हमारे कभी अहित नहीं कर सकते, और हम अपनी संतान का कभी अहित नहीं कर सकते। तो पंचमें घर का मालिक जो संतान होती है वो चार्ट में हमेशा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो मेरी संतान है। 7th हाउस का लॉर्ड स्पाउस का होता है, वो हमारे परिवार का हिस्सा बाद में बनता है, इसलिए उसको मारक ग्रह की कैटेगरी में छोड़ दिया जाता है। और ये ज्योतिष के जब रूल्स सीखेंगे मैं उस समय आपको बताऊंगा कि क्यों मारक बनता है और किन केसेस में योग कारक बनता है। आप अभी मारक ग्रह मान के चल सकते हैं, और कुछ केसेस में योग कारक बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और 9th हाउस हमारे पिता का होता है। पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करता है, और ना ही हम अपने पिता का बुरा करते हैं, ठीक है। तो पिता का घर का मालिक जो भी ग्रह बनेगा, 9th हाउस का लॉर्ड का मालिक जो भी होगा, वो थियोरेटिकली योग कारक ग्रह होगा। लग्नेश हर कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। चौथा घर माता जी का है, तो माँ का घर का मालिक हमेशा योग कारक ग्रह बनेगा या एक सम ग्रह बनेगा, ठीक है, मतलब एक अच्छा प्लेनेट बनता है। तो ये हमारे 4 प्लेनेट ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा कुंडली में थियोरेटिकली योग कारक बनेंगे। एक तो लग्नेश, चौथे घर का मालिक, 5वें घर का मालिक पंचमेश बोल दीजिए, और 9th हाउस का लॉर्ड नवमेश बोलिए। ये 4 प्लेनेट ऐसे हैं जो कुंडली में थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनते हैं। ये अच्छे घर माने जाते हैं। केंद्र के जितने भी घर हैं, ये जो 4 हाउसेस दिख रहे हैं केंद्र में, वो सारे के सारे घर अच्छे होते हैं। पहला घर अच्छा होता है, दूसरा घर अच्छा होता है, तीसरा घर को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां से हमारी फिजूल की मेहनत, हार्ड वर्क बहुत बढ़ जाती है। छठा घर रोग, कर्ज, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सब किसी को नहीं चाहिए, तो छठा घर खराब माना जाता है। 8th हाउस हमारा मृत्यु का माना जाता है, आयु का होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ना दिखने वाली लंबी चलने वाली बीमारियां, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखते हैं। मृत्यु समान कष्ट देखते हैं, रिसर्च वर्क देखते हैं, तो 8th हाउस भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु समान कष्ट मिलते हैं। 9th हाउस अच्छा होता है, 10th हाउस अच्छा होता है, 11th हाउस अच्छा भी होता है, थोड़ा सा खराब होता है। 11th हाउस से हम छोटे मोटे रोग देखते हैं, क्योंकि छठे से छठा घर है, तो छोटे मोटे रोग 11th हाउस से भी देखते हैं। और ये इनकम का घर है, इनकम तो सबको चाहिए, इसलिए ये अच्छे घरों की कैटेगरी में रखा जाता है। 12th हाउस हमारा खराब माना जाता है, क्योंकि ये खर्च का घर है, हॉस्पिटल के बिल का घर है, और जेल यात्रा का घर है, इसलिए ये घर अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको इतना समझ लेना है इस चार्ट में कि किसी भी चार्ट में कि कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां, 12वां घर, ये हर चार्ट में खराब घर माने जाते हैं, और इन घरों के मालिक जनरली मारक ग्रह बनते हैं। लेकिन बहुत सारे चार्टों में इन घरों के मालिक भी योग कारक बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे चार्ट में। अब हमें ये देखना है कि प्रेडिक्शन करना कैसे है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इनके 8th हाउस में शुक्र बुध की प्लेसमेंट है, सूर्य राहु की प्लेसमेंट 9th हाउस में हो गई है, मंगल ओन साइन के बैठे हुए हैं 11th हाउस में, गुरु 12th हाउस में, चंद्रमा स्वराशि बैठा है 2nd हाउस में, केतु इनका बैठा हुआ है 3rd हाउस में। अब प्रेडिक्शन कैसे होगा? सबसे पहले लग्नेश से आप स्टार्ट करिए। लग्नेश कौन है स्टार्ट में? बुध, क्योंकि मिथुन राशि लिखी है, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह। आप इतना समझ लीजिए, ये चार्ट कैसे रीड होगा ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें कि हम कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे चीजों को इंटर रिलेट करके लिंक करते हैं। देखिए, बुध इस चार्ट में लग्नेश है और चौथे घर का मालिक है, माँ के घर का मालिक है, सारी सुख सुविधाओं के घर का मालिक है। और बॉडी पार्ट की बात करें तो चौथे घर से हमारा छाती देखी जाती है, हार्ट, लीवर, लंग्स ये देखे जाते हैं। पहले घर से हमारा सर देखा जाता है मेनली, तो ये मान लीजिए ये हेड है आपका पहला। बालों की स्थिति देखना हो, पर्सनैलिटी, चेहरा आपका देखा जाता है, कलर कैसा होगा। अब बुध ग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं? बुध ग्रह एक कैलकुलेटिव टाइप का ग्रह माना जाता है, फाइनेंस का कारक माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे इंसान की बुद्धि बहुत तेज होती है, जितने भी मिथुन लगन के जातक होंगे बुद्धि तीक्ष्ण मिलती है। अब वो बुद्धि सही जगह लगाएगा कि गलत जगह लगाएगा वो एक अलग चीज है,
लेकिन ऐसे लोगों की बुद्धि तेज होती है, तेज चलता है दिमाग ऐसे लोगों का। और चौथे घर का मालिक है तो माँ के घर का भी मालिक है, तो बुध को 2 डिपार्टमेंट मिल गए, ठीक है। तो बुध हमारा फाइनेंस का कारक है, बुद्धि का कारक ग्रह, तो ऐसे लोगों की बुद्धि तेज हो गई। फाइनेंस का कारक है, ये लोग पैसों को कैलकुलेट बहुत करते हैं कि कितना फाइनेंस होगा, कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है ऐसे लोगों का, ठीक है। अब लग्नेश कौन है? आप खुद हैं, तो आप खुद और माता जी, ठीक है, ये 2 चीजों का डिपार्टमेंट वो लेके बैठा है बुध, और सारी शुभ शुभताएं। अब वो प्लेनेट की प्लेसमेंट चेक करनी है कि वो बैठा कहाँ पर है। बैठा है 8th हाउस में, शनि के घर में। अब ये दोनों चीजें 8th हाउस में चली। 8th हाउस से हम देखते हैं मृत्यु, समान कष्ट, परेशानी, ना दिखने वाली हेल्थ प्रॉब्लम। 8th हाउस से हम बॉडी पार्ट की अगर बात करी जाए तो शौच स्थान देखा जाता है कि शौच स्थान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 4th हाउस से हम छाती, हार्ट, लीवर, लंग्स, ये सारी चीजें देखते हैं। अब देखिए प्रेडिक्शन कैसे होगा कि लग्नेश उठ के अष्टम घर में गया है। अष्टम घर में, और लग्नेश थियोरेटिकली योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वो लग्नेश है और माँ के घर का मालिक है। मैंने बताया कि ये इन घरों का मालिक हमेशा थियोरेटिकली एक अच्छा प्लेनेट माना जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट एक बुरे घर में हो गई। अब बुरे घर में हो गई तो वो प्लेनेट अब अच्छा नहीं बचा, वो एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। रिजल्ट कैसे देगा कि योग कारक ग्रह थियोरेटिकली करता क्या है कि वो जहां पे भी बैठ जाएगा ना, उस घर में वृद्धि करना चालू कर देता है। अब अष्टम घर में बैठ के वो अष्टम घर की वृद्धि करेगा। उसको बस इतना समझ में आता है कि योग कारक ग्रह जहां पे भी बैठ जाएगा, चाहे अच्छे घर में बैठे, बुरे घर में बैठे, उस घर में इंक्रीमेंट कर देगा, वृद्धि करना चालू कर देगा। अब वृद्धि करेगा तो 8वें घर के सारे लक्षणों में वृद्धि कर देगा। 8वां घर होता है मृत्यु समान कष्ट का, तो ऐसे इंसान को कष्ट भी बहुत होते हैं, मृत्यु समान कष्ट भी होते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी खूब होते हैं। और ये ज्यादा सोचने का घर होता है, बहुत ज्यादा इंसान सोचता है, दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलता ही रहता है, यानी कि अष्टम घर। ये रिसर्च वर्क का घर होता है, तो हर चीज को गहराई तक लेके जाते हैं, डीप एनालिसिस करने की सोचते हैं। गुप्त विद्याओं का घर माना जाता है, तो ऐसे लोगों को कुछ गुप्त सिग्नल मिलना चालू हो जाते हैं कि कभी कभी ये कुछ बोल दें, वो चीजें सच हो जाती हैं ऐसे लोगों की। तो अष्टम घर में जाने से ये क्या है कि एक तो रिसर्च वर्क की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे इंसान को, ठीक है। और थोड़ा सा उसके मेंटल स्टेटस की बात करी जाए तो यहाँ से डिप्रेशन देखा जाता है। ऐसा इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन घेर लेता है ऐसे को, क्योंकि ज्यादा सोचता है, दिमाग ऐसी जगह लगता है कि हर चीज की गहराई तक जाता है, तो ऐसा इंसान सोचने की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। अब ये सारी चीजें होंगी कब? जब उस प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, महादशाएं चलेंगी, क्योंकि उस प्लेनेट की एनर्जी हमारे शरीर में तभी बढ़ेगी जब उस ग्रह का समय चलेगा, जब उस ग्रह की दशा चलेगी, अंतरदशा चले, प्रत्यांतर दशा चले, या वो ग्रह गोचर में कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाए, नीच का हो जाए, उच्च का हो जाए, या राशि परिवर्तन जब करता है उस समय कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली इस चार्ट में बुध जो है अष्टम घर में जाने से 8वें घर की वृद्धि करेगा। 8वां घर हमारी आयु का होता है, अब वो आयु में वृद्धि कर देगा। ऐसे इंसान की आयु तो लंबी हो जाती है, लेकिन दुनिया भर की समस्याएं बहुत लग जाती हैं। हर काम काज में दिक्कत परेशानी होती है, काम काज देरी से होता है, कभी भी काम का समय पे पूरा होके देता नहीं ऐसे लोगों का। हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल लगती है, क्योंकि ये परेशानियों का घर है। कुछ भी करने जाओगे वो काम देरी से होगा और एक नई ऑब्स्टेकल के साथ होगा। एक परेशानी खत्म होती है इंसान की, दूसरी परेशानी चालू हो जाती है, और ज्यादा सोचने लगते हैं। रिसर्च वर्क का घर माना जाता है, तो ये एक तरह से जो लोग पीएचडी करते हैं या फिर हायर स्टडीज में चले जाते हैं, ये लोग इस तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं। अब देखिए साथ में शुक्र बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है 5वें घर का मालिक है। 5वें घर का मालिक जो है शुक्र है और 12th हाउस का लॉर्ड है। 5वें घर से एजुकेशन देखी जाती है। एजुकेशन का कारक मालिक ग्रह जो है अष्टम घर में चला गया, रिसर्च के घर में, तो एजुकेशन जो है रिसर्च से रिलेटेड हो जाएगी। अब ये जो है या तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेंगी या पीएचडी कर लेंगी, तो इन्होंने ये इनके पोस्ट ग्रेजुएट होने का योग बनता है, तो इन्होंने जो है एमबीए कर रखा है, एमबीए ये कर लेंगे, क्योंकि बुध जो है फाइनेंस का कारक है, मार्केटिंग का कारक है, तो ये मार्केटिंग फील्ड में लेके चला गया एक तरह से, एजुकेशन भी उसी फील्ड में करा दी। अब शुक्र जो है 5वें घर का लॉर्ड है। 5वें घर से और क्या देखते हैं? लव लाइफ देखते हैं। तो
तो लव लाइफ का मालिक ग्रह अष्टम घर में चला गया, ऐसे इंसान की लव लाइफ सफल नहीं होती। अगर इनको किसी से प्यार हो जाएगा तो ब्रेकअप 100% होना ही होना है किसी न किसी स्टेज पे आके। तो ऐसे इंसान का प्यार पूरा नहीं होता, ऐसे इंसान की शादी अपने पार्टनर से जिनसे भी ये प्यार करती हैं उनसे तो होती नहीं है, क्योंकि अष्टम घर में चला गया। अब 5वें घर का मालिक मैंने आपको बताया थियोरेटिकली योग कारक ग्रह होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अष्टम घर में होगी तो वो अशुभ हो गया, अशुभता के रिजल्ट देगा, तो वो लव लाइफ को ब्रेक करेगा, क्योंकि लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, तो उस लव लाइफ में ये परेशानी क्रिएट करेगा। 5वें घर से हमारे माइंड की स्थिति देखी जाती है, माइंड से रिलेटेड ये परेशानी देगा, ज्यादा सोचेगा, बुद्धि बेमतलब के कामों में बहुत ज्यादा लगेगी, इनका दिमाग फिजूल की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उन सारे काम काजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, जिनका कोई मतलब नहीं है बाल की खाल निकालना, क्योंकि बुद्धि उठ के अष्टम घर में आ गई, हर चीज में बाल की खाल निकालता है इंसान। 5वें घर से हम यूट्रस देखते हैं, स्टमक देखते हैं, पेट से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी वो लगा देगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दे देगा, पेट की परेशानी देगा। अब पेट के घर का मालिक अष्टम घर में गया है, अष्टम घर होता है शौच स्थान का, तो पेट ठीक नहीं है, ऊपर से वो स्थान कौन सा हो गया, शौच स्थान का, तो ऐसे इंसान का पेट खराब हो गया और वो चला गया अष्टम घर में, शौच स्थान से रिलेटेड समस्या क्रिएट करेगा वहां पर, क्योंकि वो अशुभ हो गया। अब वो योग कारक ग्रह नहीं बचा, थियोरेटिकली योग कारक है, तो उस घर की वो वृद्धि करेगा, अष्टम घर की वृद्धि करेगा, तो पेट से रिलेटेड परेशानी देगा, यूट्रस से रिलेटेड परेशानी देगा, संतान कंसीव होने में परेशानी आएगी, संतान जल्दी कंसीव नहीं होती है। और अब ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह रिजल्ट कितना दे रहा है। मैंने बताया शुक्र की डिग्री इस चार्ट में 24 डिग्री है, तो शुक्र 25% रिजल्ट दे रहा है, तो परेशानी संतान होने में देगा थोड़ी सी, थोड़ा सा 2-4 साल संतान लेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि संतान हो ही ना, संतान होगी लेकिन लेट से होगी, क्योंकि उस ग्रह का बल कम है, तो वो थोड़ी परेशानी देगा, उसके बाद में इनकी संतान कंसीव हो जाएगी और संतान हो जाएगी। शुक्र जो है फीमेल का कारक प्लेनेट माना जाता है, अगर इनकी पहली संतान का प्रेडिक्शन किया जाए तो शुक्र एक फीमेल का कारक ग्रह माना जाता है, फीमेल प्लेनेट माना जाता है, फीमेल प्लेनेट माना जाता है। और किसी इंसान की अगर फर्स्ट चाइल्ड का प्रेडिक्शन करना है तो कुंडली के 5th हाउस से करते हैं, तो 5वें घर से हम कुंडली इंसान की पहली संतान देखते हैं, 7वें घर से दूसरी संतान देखते हैं। तो पहले घर के मालिक शुक्र हैं, तो इनकी पहली संतान जो होगी वो लड़की होगी, तो संतान लड़की होने का योग बनता है पहला बच्चा, ठीक है। अब चार्ट में आते हैं, अब देखो साइड में मंगल इनका 11th हाउस में बैठा, मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, मंगल इस चार्ट में मारक है वो मैं बताता हूँ। अब मारक ग्रह की दृष्टि भी इनकी पड़ रही है 5th हाउस पे, तो मंगल जो है, अब मारक ग्रह का काम क्या होता है, शत्रु करना, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाना, मारक मतलब शत्रु ग्रह, वो हमारे लिए परेशानी बढ़ाएगा। तो मंगल की दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, अब 5वें घर पे पड़ रही है तो वो पेट से रिलेटेड परेशानी फिर बढ़ा रहा है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। मंगल जो है ब्लड का कारक होता है, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा देगा। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है 2nd हाउस में पड़ रही है, 2nd हाउस से हम गला देखते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम देखते हैं कि गले की हमारी कैसी स्थिति है, और मंगल भी ब्लड का कारक है, थायराइड का कारक है। अब दूसरे ही घर पे उसने दृष्टि डाल दी, गले में प्रॉब्लम बढ़ा देगा, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ मंगल दे देगा, तो मंगल से रिलेटेड भी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे। मंगल जो है रोग का मालिक है, तो ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगे, थायराइड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगे। तो ये तो सारा मंगल का भी मैंने देख लिया, तो मंगल की वजह से भी इनकी पेट की स्थिति में भी प्रॉब्लम आ रहा है, संतान होने में भी परेशानी ये क्रिएट करेगा मंगल, तो इनके संतान 3-4 साल डिले होना स्वाभाविक है। मंगल की डिग्री भी कमजोर है तो थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन संतान हो जाएगी। अगर ये ग्रह बहुत पावरफुल हो जाते, 15 डिग्री पे हो जाते, तो फिर संतान ना होने तक का योग बना देता, 10, 12, 20 साल तक के बाद संतान होती है फिर ऐसे में। लेकिन इनके चार्ट में क्या है कि वो प्लेनेट बहुत कमजोर बैठे हैं, तो संतान 1, 2, 3, 4 साल में हो जाती है, लेकिन डिले तो 100% होगी। तो अब देखो अब आते हैं शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर। शुक्र जो है 5वें घर का मालिक है, तो पेट से रिलेटेड समस्याएं वो दे देगा, क्योंकि गलत घर में जाके बैठ गया अष्टम घर में। एजुकेशन का कारक है, हायर स्टडीज वो करा देगा, क्योंकि रिसर्च वर्क के घर में आ गया, लेकिन दुनिया भर की मानसिक तनाव, ऑब्स्टेकल, एंजाइटी, हेल्थ प्रॉब्लम देता रहेगा वो। और शौच स्थान के घर में गया है,
पेट खराब हो गया, शौच स्थान के घर में गया तो वो शौच स्थान से रिलेटेड समस्या देगा, मतलब पाइल से रिलेटेड समस्या इनको होना तय है। और इसका कंफर्मेशन और मिल जाता है अगर हमारा केतु खराब हो जाए। अब केतु इनका बैठा हुआ है सिंह राशि में 3rd हाउस में, 3rd हाउस भी खराब और जिस राशि में बैठा है उस राशि में भी वो खराब बैठा है। तो केतु इस चार्ट में मारक ग्रह बन चुका है 3rd हाउस में बैठ के। अब केतु कारक होता है पाइल्स का, ऊपर से इनके अष्टम घर में प्रॉब्लम, कारक भी होता है केतु पाइल्स का। तो जब भी इनकी केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी, केतु दांतों का कारक भी होता है तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, पाइल्स का कारक होता है, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। केतु जो है संक्रमण का कारक भी माना जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होना, तो ये फंगल से रिलेटेड इन्फेक्शन करेगा। केतु 3rd हाउस में बैठा, 3rd हाउस से हम बॉडी पार्ट की अगर बात करी जाए तो बाजू देखते हैं, हाथ देखे जाते हैं, तो ये हाथों में फंगल इन्फेक्शन का कारक बन जाएगा। ठीक है, अब केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनके सप्तम घर पे। अब सप्तम घर पे केतु दृष्टि डालेगा, वो भी खराब। अब केतु की अगर कहीं इनकी दशा चल जाए तो मैरिड लाइफ में बड़ी परेशानी हो जाएगी इनको, पति के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पति के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो पति पत्नी भले ही साथ रहें लेकिन आपस में रोमांस खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारी परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी केतु की वजह से। और केतु की अगर कहीं दशा महादशा चल जाए तो सबसे पहले पाइल्स की प्रॉब्लम होगी इनको, फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होगा, फ्रेंड सर्किल ना के बराबर हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र से दूरियां हो जाएंगी, सामाजिक क्षेत्र खराब कर देगा। आए दिन इनके रिलेशंस किसी फ्रेंड या किसी भी सामाजिक क्षेत्र आस पड़ोसी से ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा यहाँ पर। अब केतु का बल बहुत हाई है तो परेशानी दुनिया भर की देगा। एक तो दांत की समस्या देगा, पाइल्स की समस्या देगा, फंगल इन्फेक्शन की समस्या देगा, ये सारी प्रॉब्लम देगा। केतु की दृष्टि जब 11th हाउस पे पड़ेगी तो छोटे मोटे रोग वो लगा के कुछ न कुछ रख देगा। तो यहाँ केतु की दशा जब भी चलेगी, खराब चलेगी, केतु के पीरियड में ये सारी पॉसिबिलिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बुध शुक्र भी इनके अष्टम घर में आके मारक ग्रह बन चुके हैं। तो यहाँ पर ना तो बुध का रतन पहनना है ना ही शुक्र का रतन पहनना है। अगर किसी ने यहाँ पे शुक्र का रतन हीरा या ओपल या जरकन और बुध का रतन पन्ना अगर किसी ने पहन लिया तो सबसे पहले तो उसको डिप्रेशन घेरेगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, संतान अगर नहीं हुई होगी तो संतान होके नहीं देगी, कितना भी ट्राई कर लो संतान कंसीव होके नहीं देगी, संतान गलती से कंसीव हो गई तो मिस कैरेज हो जाएगा। और अगर संतान होने के बाद में अगर किसी ने इनको ओपल पहना दिया तो संतान को आए दिन चोट लगती रहेगी, संतान की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि संतान जाके बैठी है अष्टम घर में। तो वो आपकी आयु में तो वृद्धि कर देगी लेकिन किस कॉस्ट पर वो वृद्धि हो रही है, संतान की वजह से वो वृद्धि हो रही है। तो जितनी वृद्धि आपकी आयु में होगी उतनी कमी वो संतान की एज में कर देगा, मतलब संतान को वो उतने ही कष्ट देना चाहता। इसलिए यहाँ पर गलती से भी शुक्र का ओपल इस सिचुएशन में नहीं पहना जाएगा क्योंकि शुक्र की प्लेसमेंट खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे शुक्र का ओपल आप पहनोगे तो 5वें घर में वृद्धि हो जाएगी, 5वें घर में तो वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा लव लाइफ में थोड़ा सा रोमांस करने का मन बहुत करेगा, लव लाइफ थोड़ी एक्टिव जरूर हो जाएगी लेकिन टूटेगी फाइनली, वो रिलेशंस खराब जरूर हो जाएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन 100% खराब। अट्रैक्ट भी बहुत तेजी से होंगे क्योंकि शुक्र का बल बढ़ेगा, शुक्र इन चीजों का कारक है। तो शुक्र की वजह से लव लाइफ तो तेजी से एक्टिव होगी अगर शुक्र का रतन पहन लिया, लेकिन दूसरे एंड से एक्टिव होने के बाद में वो ब्रेकअप भी तुरंत करा देगा। तो ऐसे लोगों का रोमांस भी खराब हो जाएगा, लव लाइफ खराब हो जाएगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर फीमेल का चार्ट है तो इनका यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का योग बनता है, संतान डिले होने का योग बनता है, ज्यादा सोचने की वजह से परेशानी रहती है हमेशा और कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है, पाइल्स की समस्या क्रिएट हो जाती है और हायर स्टडीज का योग बनता है। अब देखिए शनि इनके सप्तम घर में बैठे हैं और सप्तम घर का मालिक इस चार्ट में बृहस्पति है और बृहस्पति की प्लेसमेंट हो गई है 12th हाउस में। मैंने कहा कि बृहस्पति इस चार्ट में 12th हाउस में चला गया और सप्तम घर का मालिक है। अब देखिए सप्तम घर का मालिक इस चार्ट में मारक ग्रह नहीं बना है, वो योग कारक ग्रह बना है। अब बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपस में एक सम की मित्रता रखते हैं, वो प्योर शत्रु नहीं माने जाते हैं।
क्योंकि बुध देव बुद्धि का कारक ग्रह और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो ये दोनों में सम की मित्रता होती है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि बुद्धि के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो ज्ञान का क्या यूज करेगा। इसीलिए ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन दोनों में एक सम की मित्रता का बिहेवियर, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इनको एक मारक की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन ये थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनता है, लेकिन वो प्लेनेट की अब प्लेसमेंट चेक करेंगे। बृहस्पति हमारा चला गया 12th हाउस में, अब 12th हाउस में जाने से एक बुरे घर में चला गया तो वो अपनी योग कारिता खो देगा, और बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में आ गई। जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। अब केंद्राधिपति दोष लगेगा, वो अब ये केंद्राधिपति दोष लगता है तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर। अरे अगर इन घरों में जाके वो बैठ जाए और कहीं नीच राशि में बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। बाकी की जगह कहीं बैठे उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा और वो प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो गई 12th हाउस में, तो बृहस्पति यहाँ पे एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। और बृहस्पति कौन है? पति और करियर के घर का मालिक है, जाके बैठ गया 12th हाउस में। तो बृहस्पति को लगेगा यहाँ पर केंद्राधिपति दोष, और उस केंद्राधिपति दोष की वजह से वो अपनी योग कार्यता पूरी की पूरी खो देगा। अब यहाँ पे बृहस्पति की प्लेसमेंट खराब होने की वजह से वो एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। बृहस्पति स्टार्ट में कौन है? करियर के घर का मालिक है, प्रोफेशन का मालिक है और पति है। तो पति उठ के चला गया जेल यात्रा के घर में, खर्च के घर में। तो इनकी शादी के बाद में इनके पति के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि पति जाके बैठा है खर्च के घर में। पति के खर्चे बढ़ जाएंगे, पति के हॉस्पिटल बिल एक्टिवेट हो जाएंगे, पति का इवन जेल जाने तक का वो योग बना देता है। अगर इन्होंने अपने रिश्ते नहीं संभाले तो ये इनका डाइवोर्स तक की सिचुएशन क्रिएट कर देगा बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बृहस्पति छठे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और अष्टम घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में इनकी शादी के बाद में पति की परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये मैरिड लाइफ के सुख के लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत खराब है, क्योंकि पति पत्नी के बीच का जो पर्सनल टाइम होता है वो 12th हाउस से देखा जाता है, और वो प्लेनेट वहीं जाके बैठ गया। अब वो उस घर को खराब करेगा, तो इनके बीच के जो पर्सनल जो संबंध है वो सारी चीजें वो खराब कर देगा। तो इनके पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे, पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ा देगा बृहस्पति यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो केंद्राधिपति दोष भी लग चुका है और बुरे घर में भी चला गया। अब वो प्योर मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। इनकी नौकरी लगने में वो बृहस्पति परेशानी क्रिएट करेगा, क्योंकि अब वो मारक ग्रह की तरह बिहेव कर रहा है, एक योग कारक ग्रह की तरह बिहेव नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे वो नौकरी नहीं लगने देगा, नौकरी में परेशानी क्रिएट कर देगा। ऊपर से बृहस्पति खर्चे बढ़ा के रखेगा, जो कि एक पति है, तो शादी के बाद में पति के भी खर्चे बढ़ेंगे, इनके भी खर्चे बढ़ेंगे। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर। बृहस्पति फैट का कारक होता है और लीवर का कारक होता है। अब उसने दृष्टि डाल दी हमारे 4th हाउस पर, तो बृहस्पति की वजह से लीवर से रिलेटेड इनको समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी वेट बहुत तेजी से बढ़ेगा इनका, पानी भी पी लेंगे तब भी वजन बढ़ जाएगा इनका, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर। तो लीवर, हार्ट, लीवर, लंग से रिलेटेड इनको, पेट से रिलेटेड बृहस्पति समस्या देगा। शादी के बाद में इनको इनके खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल बिल बढ़ जाएंगे, और अगर इन्होंने अपने रिश्तों को नहीं संभाला हस्बैंड के साथ में तो तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। अब ये तलाक की नौबत इस चार्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शनि अच्छा बैठा है। शनि इस चार्ट में पिता के घर के मालिक हैं और पिता बैठे हैं पति के घर में, ठीक है। तो पिता की वजह से इनका रिश्ता बचता है, क्योंकि शनि इस चार्ट में एक योग कारक है और योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट हो गई है एक अच्छे घर में। तो योग कारक ग्रह का काम होता है उसके जीवन में अच्छा करना, उसकी हेल्प करना। तो शनि यहाँ पे बहुत मदद करेगा। मतलब इनके दाम्पत्य जीवन को अगर कोई ग्रह बचा रहा है तो वो शनि बचा रहा है। शनि इस रिश्ते को तोड़ने नहीं देगा। इनके पति के जो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि डाइवोर्स तक की सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन अब यही शनि वो डाइवोर्स की सिचुएशन नहीं बनने देगा, क्योंकि शनि इनकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि एक पिता है। तो कहीं ना कहीं पिता के फियर की वजह से ये रिश्ता चलता रहता है और ये रिश्ता टूटता नहीं है, फिर रिश्ता चलता रहेगा। और शनि की दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा कलर जो है
सांवला कलर हो जाएगा, थोड़ा सा उतना गोरा नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी कलर फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सांवलापन आ जाएगा। शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर पे दृष्टि पड़ने से जो है शनि की सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे। जब भी इनकी शनि की दशा महादशा लग जाए ना, तो इनका पिता की सबसे अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है पिता के घर के मालिक हैं। अब जैसे ही शनि एक्टिवेट होंगे इनके चार्ट में, पिता के प्रमोशन हो जाएंगे, पिता का करियर अच्छा हो जाएगा, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, और इनके चौथे घर पे जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, उस वजह से इनके प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा, वाहन खरीदने का योग बन जाएगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगा। तो इनके पूरे चार्ट में शनि अकेला बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और शनि की वजह से इनको जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जरूर। जब भी शनि का पीरियड चले, जब भी शनि की दशा अंतर्दशा चले, इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होना चालू हो जाएगा। अब देखिए, शुक्र और बुध ने सुख सुविधाएं छीन रखी हैं। बुध जो है सुख सुविधाओं के घर का मालिक है, अष्टम घर में जाके बैठ गया, सुख सुविधाएं चलेंगी परेशानी में। तो सुख सुविधाएं मिलेंगी जरूर, लेकिन सारी की सारी परेशानियां लगी रहेंगी। वो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इंसान परेशानी की तरफ भागता है, ये सोचता है कि मेरे पास अभी भी कम है, हाय दैया मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की माइंड थिंकिंग बनने की वजह से जो है सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इंसान इंजॉय नहीं कर पाता सुख सुविधाओं को। तो ये सारी शुक्र बुध की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मंगल जो है इनके छठे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक लाभ के घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। तो मंगल थोड़ा इनकम लाता रहता है, पैसे लेके आ जाएगा इनके पास में मंगल। लेकिन मंगल की जो सातवीं दृष्टि इनके पांचवें घर पे पड़ेगी, वो संतान होने में समस्या क्रिएट करेगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, और ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम देगा, रोग देगा। ठीक है, क्योंकि मंगल जो है उस घर का मालिक है, छठे घर का मालिक, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पे। तो मंगल की दूसरे घर पे दृष्टि पड़ने से जो धन में नुकसान करेगा, अगर पैसे लेके आएगा तो पैसे को बर्बाद भी करेगा मंगल। और दूसरे घर का मालिक चंद्रमा है, जो कि स्वराशि बैठे हुए। तो चंद्रमा ऐसा इंसान जो है पैसे को बहुत वो रहता है, पैसों से बहुत प्यार रहता है, पैसों को बड़ा खर्च नहीं करना चाहता, पैसों को दबा के रखना चाहता, और पैसे अगर खर्च हो तो इनको बहुत दिक्कत होती है। तो इनका पैसा सबसे बड़ी वीकनेस हो जाता है ऐसे में। तो ये चंद्रमा जो है पैसे जुड़वा देगा इनके, क्योंकि अपने घर में बैठा। भले ही चंद्रमा इस चार्ट में एक मारक ग्रह है, अब चंद्रमा की जब दशांतर चलेगी तो इनकी लाइफ में परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन साथ में वो पैसे जुड़वा देगा, पैसे लेके आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। जब उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम घर पे पड़ेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों में वो लगा के रखेगा। राहु और सूर्य इनके बैठे हुए हैं 9th हाउस में। तो सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है इनके चार्ट में, और शनि ने सूर्य पे ग्रहण लगाया। तो सूर्य पे ग्रहण लगने की वजह से इनके पिता को भी परेशानी होती है, पिता को भी हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगे, काफी प्रॉब्लम रहेंगे। और शनि जब सूर्य पे ग्रहण लगता है ना, सूर्य हमारे चार्ट में जो है हार्ट का कारक होता है और हड्डियों का कारक होता है। तो हड्डियों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु जो है रीढ़ की हड्डी का कारक होता है, और सूर्य हड्डियों का कारक होता है। तो केतु खराब है तो रीढ़ की हड्डी में परेशानी आएगी। सूर्य खराब हो गया, सूर्य इस चार्ट में वैसे ही मारक बनता है, ऊपर से सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है। तो सूर्य पे ग्रहण लगने की वजह से इनकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम केतु की वजह से आएगी, तो इनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी इनकी शादी के बाद में बढ़ जाए, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम लगी रहेंगी। और इनके चार्ट में जो है हड्डियां कमजोर होने की वजह से बैक पेन का हमेशा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगा रहेगा, देखने को मिलेगा। और आई साइड वीक कर देगा। इनके चार्ट में चंद्रमा ठीक है, फिर भी आई साइड वीक होगी, थोड़ा धीमे धीमे वीक होगी। किसी चार्ट में सूर्य और चंद्रमा जो है आई साइड के कारक माने जाते हैं, आंखों में ज्योति का कारक माना जाता है। अगर इन दोनों प्लेनेट पर ग्रहण लग जाए तो आई साइट जड़ी बहुत जल्दी से वीक होती है। अगर सूर्य पे ग्रहण लगाए तो थोड़ा लेट वीक होगी, लेकिन चश्मा जरूर लग जाता है, फिर भी हड्डियों से रिलेटेड परेशानी देखने को मिलती है। तो यहाँ सूर्य पे ग्रहण लगने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। सूर्य पे ग्रहण लगाए तो सामाजिक क्षेत्र खराब हो जाएगा, क्योंकि सूर्य इनके चार्ट में 3rd हाउस का मालिक है। तो सामाजिक क्षेत्र खराब कर देगा सूर्य यहाँ पर। अब सामाजिक क्षेत्र खराब करेगा तो फ्रेंड सर्किल कम हो जाता है, फ्रेंड अच्छे नहीं बनते हैं,
आस पड़ोस के लोगों से कम बनती है, ये सारी परेशानी देखने को मिलेगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि बुध इस चार्ट में अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं है, शुक्र इस चार्ट में अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा नहीं है, बृहस्पति इस चार्ट में अच्छा होने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं है। ये सारी चीजों की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी चलेगी, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, अच्छे रिश्ते नहीं चल पाएंगे, अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं हो पाएंगे, थोड़ी सी इनके रिश्तों में परेशानी क्रिएट करेगा। इस चार्ट में राहु शनि के घर में बैठा है, तो राहु तो अच्छा है, राहु रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगाया है, तो परेशानी भी राहु की वजह से आएगी। राहु की दृष्टि जो है लगन पे पड़ रही है, तो ऐसा इंसान जिद्दी बहुत हो जाता है, चिड़चिड़ाता है, बड़बड़ाता है, थोड़ा सा पीठ पीछे बातें बहुत करता है, और थोड़ा सा बोलने की आदत बहुत हो जाती है, बहुत फ्रीक्वेंट बोल देता है। और मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ने की वजह से सेकंड हाउस से हम वाणी देखते हैं, और मंगल जो है एक उग्र प्लेनेट है, तो मंगल जो है इनकी वाणी को उग्र कर देगा, तो थोड़ा इनकी स्पीच जो है कभी कभी खराब कर देगा मंगल। और राहु की दृष्टि लगन पर पड़ने से थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ना, जिद्दीपन बढ़ना। शनि की दृष्टि भी लगन पे पड़ रही है, लेकिन वो अच्छी दृष्टि है, तो जिद्दीपन बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा जिद्दीपन रहेगा, लेकिन सारी सुख सुविधाएं इस चार्ट में शनि देंगे। तो ओवरऑल इस चार्ट में जो है शनि और राहु ही अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु और शनि की वजह से जब भी अच्छा रिजल्ट देंगे, तो जो सूर्य पे जो ग्रहण लग रहा है, वो ग्रहण की वजह से थोड़ी दूसरे एंड से कुछ प्रॉब्लम भी रहेंगी इनकी लाइफ में। तो जब भी शनि राहु का पीरियड चलेगा, समय अच्छा चलेगा, साथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम और आ जाएंगी, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण है, तो हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, फादर को परेशानी, फादर को थोड़ा हेल्थ में गिरावट आना, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी होना, इनकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड परेशानी होना, हड्डियां वीक होना। तो ओवरऑल चार्ट में इनका अगर एजुकेशन की बात की जाए, हायर स्टडीज का योग है। मैरिड लाइफ की बात की जाए, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, रिश्ता टूटेगा नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन रिश्ता अच्छा चलेगा भी नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से समय नहीं बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ओवरऑल अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए, तो मैरिड लाइफ का सुख इस चार्ट में बहुत कमजोर है। संतान की बात की जाए तो संतान होगी, क्योंकि शुक्र की डिग्री कमजोर है और मंगल की डिग्री भी कमजोर है, तो संतान थोड़ा लेट से होगी, 3 से 4 साल बाद होगी, लेकिन हो जाएगी संतान। लेकिन पेट से रिलेटेड रेगुलर ये कुछ ना कुछ समस्या लगा के जरूर रखेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हेल्थ स्टेटस की बात की जाए, तो हेल्थ स्टेटस इनका अच्छा नहीं है। मंगल से रिलेटेड इनको थायराइड का प्रॉब्लम होने का योग बनता है, बाड़ी उग्र हो जाएगी इनकी, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। माइंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, माइंड हमेशा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार बना देगा, और ऊपर से शुक्र बुध की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन, हर काम काज में ऑब्स्टेकल, काम देरी से होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल चार्ट एवरेज है, बिलो एवरेज है, सारी सुख सुविधाएं इनको मिलने के बाद भी ये परेशानी में रहेंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे उनको, उन सुख सुविधाओं में भी ये कमियां निकाल के रख देंगे, मतलब इनको सुख सुविधाएं रास नहीं आएंगी। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो किसी भी चार्ट को अगर एनालाइज करते हैं, तो इस तरह से करते हैं कि उस प्लेनेट की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, वो प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा, उस प्लेनेट को लिंक कर देना। अब जैसे बृहस्पति कामकाज के घर के मालिक हैं और पति के घर के मालिक हैं, जाके 12th हाउस में बैठ गए, मतलब पति खुद उठ के खर्चे के घर में बैठा है, तो इनकी शादी के बाद में पति परेशान रहेगा, पति के खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बिल बढ़ जाएंगे, ये सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब शनि अच्छा बैठा है, तो शनि इनके मैरिड लाइफ को थोड़ा सा मेंटेन करता रहेगा, शनि रिश्ते को टूटने नहीं देगा, थोड़ा बहुत काम चलाओ इनका मैरिड लाइफ चलता रहेगा, लेकिन ये है कि छोटी बहुत परेशानी रहेंगी, लेकिन मेंटेन रिश्ता चलता रहेगा शनि की वजह से। तो पूरे चार्ट में शनि सारी सुख सुविधाएं दे देगा, सुख सुविधाएं देने के बाद में शुक्र बुध उन सारी सुख सुविधाओं को भोगने नहीं देगा ठीक से, उनमें कुछ न कुछ वो परेशानी लगा के रखेगा। हेल्थ स्टेटस की बात करी जाए, तो पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, हाथों से रिलेटेड कुछ न कुछ ये सारी परेशानी, दांतों से रिलेटेड केतु की वजह से दांतों की समस्याएं क्रिएट होती हैं, तो इनके दांतों की समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, हाथों में फंगल इन्फेक्शन का कारक है, लीवर का प्रॉब्लम रहेगा इनको, क्योंकि बृहस्पति खराब बैठा है, बृहस्पति किडनी का भी कारक माना जाता है, तो बृहस्पति
आगे चल के लॉन्ग रन में इनको किडनी से रिलेटेड परेशानी दे सकता है। अब ये सारी परेशानियां कब आएंगी? जब इनकी दशाएं चलेंगी। अभी करंट में देखिए इनकी केतु की महादशा चल रही है 2015 से लेकर 2022 तक, और इस बीच में इनकी शादी हो गई है। तो 2015 से 22 के बीच में मैरिड लाइफ को केतु होने नहीं देगा। तो केतु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर पे, मारक दृष्टि पड़ रही है। केतु मारक है चार्ट में, थर्ड हाउस में बैठ के एक तो वो सामाजिक क्षेत्र खराब कर देगा, फ्रेंड से दूर कर देगा, फ्रेंड सर्कल खराब कर देगा, किसी से जल्दी पटने नहीं देगा, ऊपर से पति से दूरियां करा देगा, पति इनका लव लाइफ, रोमांस, ये सारी चीजें बिगाड़ देगा, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होने देगा पति के साथ में, दूरियां बढ़ जाएंगी और छोटे मोटे रोग लगा के रखेगा। क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पर, तो वो छोटे मोटे रोग लगा के रखेगा, इनकम को आने नहीं देगा, इनकम रुक जाएगी। अब चाहे ये नौकरी कर रहे हो ना कर रहे हो, इनकी नौकरी तोड़वा देगा वो, कहीं ना कहीं पैसे नहीं आएंगे केतु की वजह से, जॉब वो पैसे रोक देगा केतु यहाँ पर। तो ना तो इनकम होगी, ऊपर से हस्बैंड के साथ में कुछ न कुछ डिस्प्यूट चलते रहेंगे, मैरिड लाइफ के सुख में कमी रहेगी, सामाजिक क्षेत्र खराब रहेगा, ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी। और केतु की महादशा लगी है, तो इसी महादशा में पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का पूरा योग बनता है। और जब भी शुक्र का केतु में, अब देखिए इनका केतु की महादशा चल रही है, और केतु में जब बुध चलेगा हमारा 2021 से 22 के बीच में, और बुध जाके बैठा है अष्टम घर में, तो यही बुध जो है पेट का ऑपरेशन कराने का योग बना देगा। तो अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 के बीच में इनका पाइल से रिलेटेड ऑपरेशन होने का योग बनता है, पेट से रिलेटेड कुछ न कुछ ऑपरेशन होने का योग बनता है, और या फिर लीवर से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है कि केतु की महादशा है तो पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, तो इनका यहाँ पे एक ऑपरेशन होने का योग बन जाता है केतु की वजह से। अब शुक्र अष्टम घर में गया है तो संतान को समस्या हो रही है, तो इनका जो संतान होती है जनरली सर्जरी की वजह से संतान होगी। तो संतान अगर होगी तो सर्जरी से होगी, नॉर्मल चाइल्ड बच्चा होता नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वो शुक्र यहाँ पे क्रिएट करेगा। और शुक्र बुध की दृष्टि जब सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो ये पैसों को नुकसान करेंगे, पैसों को जोड़ने में नहीं। अब देखिए चंद्रमा तो पैसे अपने घर में बैठा है सेकंड हाउस में, तो ऐसा इंसान पैसे जोड़ लेता है, पैसे जमा कर लेता है, 10-5 लाख रुपए अगर इकट्ठा भी कर लेगा ना, तो ये शुक्र बुध जब एक्टिवेट हो जाएंगे चार्ट में, तो ये शुक्र बुध उस पैसे को निकाल देंगे, मतलब उस पैसे को नष्ट करेंगे, धन की हानि करेंगे, अचानक धन की हानि करेंगे। शुक्र जो है इनके 5वें घर का मालिक है, 5वां घर होता है अचानक धन लाभ का, और अष्टम घर से हम थोड़ा बहुत शेयर मार्केट देख लेते हैं। अब अचानक धन लाभ का मालिक अष्टम घर में आ गया, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा अचानक डूब जाएगा इनका। तो प्रॉब्लम यही है कि इनका चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में जाने की वजह से इनका जो है चंद्रमा पैसे जो जुड़वा देगा इनके पास में, वो पैसे ये शुक्र बुध जो है किसी रीजन की वजह से निकाल देंगे, अचानक धन की हानि करा देंगे। तो जोड़ा हुआ पैसा अचानक धन हानि का योग बनाता है अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 के बीच। ये तो केतु की महादशा हो गई। अब जो शुक्र की जो महादशा चलेगी इनकी 2022 से 42 के बीच में, ये शुक्र जो है थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में शुक्र जब एक्टिव होगा, शुक्र भोग विलास का कारक है, तो थोड़े रिश्ते थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वो संतान के घर का मालिक है, तो संतान को आए दिन कुछ न कुछ परेशानी रहेगी, पेट से रिलेटेड परेशानी रहेगी, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत जल्दी घेरेगा, हाई ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। ये सारी वो परेशानी शुक्र की महादशा में लगा के रखेगा। लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो केतु से ज्यादा खराब समय नहीं होगा, क्योंकि केतु की जो महादशा है वो ज्यादा खराब रहेगी, और जो शुक्र का जो आगे का पीरियड रहेगा वो मिला जुला रहेगा, छोटी बहुत परेशानी लगी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल एवरेज मान के चल सकते हैं, क्योंकि शुक्र काफी कमजोर है चार्ट में, वो ज्यादा चीजें अष्टम घर को खराब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम किसी चार्ट का प्रेडिक्शन करते हैं कब क्या चीजें होंगी। आपने समझा इस चार्ट में सिर्फ शनि और राहु ही ठीक है, लेकिन राहु जब भी एक्टिवेट होगा, जब भी दशांतरा चलेगी, तो सूर्य पे ग्रहण लगा के साइड में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, लेकिन राहु अपनी तरफ से अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रहण लगने की वजह से वो थोड़े से साइड इफेक्ट तो थोड़े खराब हो जाए। तो किसी भी चार्ट को एनालिसिस हम इस तरह से करते हैं। आप आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं।
अब इतनी सारी चीज़ों को मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैं अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्लेनेट देखे कैसे जाते हैं, अस्त ग्रह कैसे देखा जाता है, बकरिय कैसे देखे जाते हैं, क्या है इनका मतलब, रिजल्ट कैसे देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, उनके भी काम आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। 1 से 2 दिन में मैं वीडियो डालूंगा अब नेक्स्ट सेल्फ मेड डेस्टिनी के ऊपर। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने को लेकर वो मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, पढ़िए आराम से। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब सेक्शन में, फ्री रहूँगा तो रिप्लाई कर दूंगा। वैसे फ्री कम रह पाता हूँ, थोड़ा सा टाइम बिजी शेड्यूल रहता है। और बाकी का बुक पढ़िए, आप अपने से सीखिए, इंडिपेंडेंट बनिए। क्योंकि अभी मैंने इस स्टार्ट में गोचर का इफेक्ट नहीं समझा है। जब भी गोचर में कुछ न कुछ चेंजेस होंगे उनके रिजल्ट अलग मिलेंगे। तो 50% दशाओं के रिजल्ट हो गए, 50% गोचर का रिजल्ट हो गया। जो चेंजेस होता रहता है उस हिसाब से थोड़े बहुत वेरिएशन गोचर की वजह से आते हैं। ठीक है, आई हो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।